हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। विकसित देश अविकसित एवं विकासशील देशों को व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए उनके टैरिफ में, आयात के कर में कई सारी छूट प्रदान करते हैं और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं, यानी कि GSP। जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है उसके अंतर्गत विभिन्न विकसित देश जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, बहुत सारे देश जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश जैसे भारत है, उसको अपने यहाँ आयात करने के दौरान छूट प्रदान करते हैं। वास्तव में अमेरिका में GSP बिल पर चर्चा हुई है और नए GSP बिल को लाने की बातचीत चल रही है, जिसमें भारत के साथ भी टॉक्स हो रही हैं। इसी न्यूज़ के संदर्भ में आज मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आपके सामने GSP के बारे में संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। तो GSP वास्तव में क्या होता है? GSP एक तरीके से जो विकसित देश हैं वे क्या करते हैं, एक स्वैच्छिक व्यापारिक उपाय करते हैं। ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, अर्थात स्वैच्छिक है। और ये विकासशील और अविकसित देशों से आयात के लिए एक लाभप्रद या तरजीही टैरिफ उपचार प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जो विकासशील देश है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो जिन उत्पादों पर वे आपको GSP देंगे उनकी सूची देंगे और उसके साथ साथ उसमें सीमा शुल्क को या तो समाप्त कर दिया जाएगा या सीमा शुल्क में कटौती की जाएगी। तो इस तरीके की सुविधा GSP के अंतर्गत दी जाएगी। GSP में एक बहुत ही खास नियम होता है, वो होता है रूल ऑफ ओरिजिन का, यानी कि उत्पत्ति का नियम। और यह उत्पत्ति का नियम बताता है कि जो भी उत्पाद आपको GSP के अंतर्गत इंपोर्ट ड्यूटी से छूट मिल रही है या उसमें इंपोर्ट ड्यूटी माफ की जा रही है, वह आपके देश से ही होना चाहिए, वह मूल रूप से आपके देश का निर्माण किया गया प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी वो उस पर GSP देंगे। यह इसके लिए एक आवश्यक मापदंड है कि निर्यात किया गया उत्पाद निर्यात के देश से उत्पन्न होना चाहिए, किसी अन्य देश से ना भेजा जाए, तो तब GSP होगा। देखिए इसमें एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले जो एक्सपोर्टर कंट्री है, जो कि अंडर डेवलप्ड हो सकती है या डेवलपिंग हो सकती है, यानी कि विकासशील हो सकती है, अब ये क्या करेंगे, GSP के अंतर्गत एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद वे GSP सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिया जाएगा कि आपके यहाँ से ही वो चीज़ एक्सपोर्ट की जा रही है। अब उसके बाद उनको टैरिफ कंसेशन मिलेगा कस्टम ड्यूटी में और तब ये इंपोर्टर कंट्री में पहुँचेगा। तो वास्तव में जो डेवलपिंग कंट्री है वो भेजेगी अपना प्रोडक्ट कहाँ पर, डेवलप्ड कंट्री में, लेकिन जो ओरिजिन का सर्टिफिकेट है वो होना आवश्यक है। अगर वो ओरिजिन का सर्टिफिकेट नहीं है तो GSP के अंतर्गत जो आयात शुल्क है उसमें कमी नहीं की जाएगी। अब एक खास बात यह है कि GSP में जो कंट्री आपको आयात से छूट दे रही है, जो कंट्री आपको आयात में छूट दे रही है, उसको इसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है। ये एक तरफा है, वो केवल आपको छूट दे रही है, अपने बाकी आयातकों के बजाय आपको एक प्रेफरेंस दे रही है कि हम आपसे खरीदेंगे और कम रेट पर भी खरीदेंगे। तो यहाँ पर यह चीज़ जानना ज़रूरी है कि यह एक तरफा शुल्क वरीयता योजना है, जो कि सीमा शुल्क प्राथमिकताओं को प्रदान करने के लिए भारत या किसी भी अन्य विकासशील देशों की कुछ अपने यहाँ कम करने की आवश्यकता नहीं है। वे देश अपने आप के यहाँ कम नहीं करेंगे, केवल और केवल आयातक कंट्री जो कि आपको जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में आपके सामान को इनलिस्ट किया होगा, वही केवल आपको छूट देगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हम देखें तो विकासशील देशों को सबसे ज़्यादा GSP के फायदे कौन से देश देते हैं, तो इसमें है आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बेलारूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्विट्जरलैंड। इसी तरीके से बहुत सारे देश हैं, UK है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उज्बेकिस्तान है, ये GSP की सुविधा प्रदान करते हैं। और
इनके द्वारा प्रदान की गई जीएसपी की सुविधा का लाभ विकासशील देश बहुत ज़्यादा उठाते हैं, जिनमें भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस सुविधा का लाभ उठाने में। अब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जीएसपी का फ़ायदा हम कहाँ से लेते हैं? यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं और अगर ये छूट दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट इनके मार्केट में अच्छा सेल आउट हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सुविधा ज़्यादा होती है। अगर हम भारत के रेफरेंस में देखें तो भारत का लगभग 40% निर्यात जो ईयू को जाता है वो जीएसपी के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अमेरिका में जो 10% निर्यात होता है वह जीएसपी के अंतर्गत अमेरिका में होता है। तो हमारे लिए जो निर्यात का बड़ा हिस्सा है वो जीएसपी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के कारण होता है। अब हमें ये जानना चाहिए कि जीएसपी योजना से लाभ क्या होते हैं, जीएसपी के फायदे क्या हैं। दोनों को फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री आपको छूट दे रही है उसको कोई फायदा नहीं है, उसको भी फायदा है। तो सबसे पहले देखिए कि उसको क्या फायदे हैं, जीएसपी के अंतर्गत क्या क्या फायदे होते हैं। पहली चीज़ ये है कि विकासशील देशों के लिए स्थिर बाजार तक पहुंच हो जाती है, बड़े बाजारों तक अपना प्रोडक्ट हम पहुंचा सकते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, निर्यात करना आसान हो जाता है, जो कि छोटे व्यवसाय, मध्यम स्तर के व्यवसाय, महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये चीज़ होगा। दूसरी चीज़, उनकी रीच जो है वो बढ़ जाएगी, वो केवल घरेलू मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच पाएंगे। दूसरा जो फायदा, जो आयातक कंट्री है जैसे अमेरिका है या यूरोपियन यूनियन है, उनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? उनको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो आप इकोनॉमिक्स में न्यूज़ देखते होंगे या ट्रेड को लेकर, वो अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर को लेकर है। चाइना बहुत ही चीप प्रोडक्ट, बहुत ही सस्ते लेवल पर प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट सेल आउट करता है। तो अगर आप भारत के प्रोडक्ट्स में जीएसपी दे रहे हैं तो भारत का प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाएगा अमेरिकी मार्केट में। तो यहाँ से क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि इनके पास आयात के विकल्प तैयार हो जाते हैं। चीन के बजाय वे अन्य देशों से अपने आयात के विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो जीएसपी है उससे बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण भी होगा, क्योंकि छोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मिडिल साइज प्रोड्यूसर्स हैं, वे भी अपने प्रोडक्ट को बना और बेच सकेंगे। इसके साथ साथ जो अमेरिका है, अमेरिका को जो भुगतान किया जा रहा है आयात के दौरान, जो टैरिफ बिल का भुगतान अमेरिकी कंपनियों को करना पड़ता है, वो भी उन्हें कम करना पड़ेगा। तो उनके लिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ केवल फाइनल प्रोडक्ट की तरह मार्केट में नहीं जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पर सस्ते रेट पर इनपुट्स मिल जाएंगे जो कि विकासशील देश से आए, मान लीजिए भारत से आए, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं उनको सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो अपने प्रोडक्शन चेन में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और अपना प्रोडक्ट वो और सस्ता बना करके बेच सकेंगे। तो ये केवल और केवल हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये अमेरिकी कंपनियों के द्वारा जो भुगतान किया जा रहा होगा टैरिफ बिल, उस पर भी उनको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जो अगले फायदे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये दोनों पक्ष, चाहे वो आयातक हो या निर्यातक हो, दोनों जगहों पर कंपटीशन को बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे, और जो प्रोडक्ट्स के विकल्प हमारे उपभोक्ताओं पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हम उतना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रोडक्ट भी कस्टमर तक पहुंचेंगे। तो कस्टमर के पास विकल्प की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ जो दोनों देश हैं उनको भी फायदा होगा। अब जानते हैं कि जीएसपी का जो कार्यक्रम है उसमें यूएसए के बारे में क्या है, क्योंकि हम यूएसए के बिल के कारण ही इस पर चर्चा कर रहे हैं, और भारत जीएसपी के अंतर्गत यूएसए से बहुत सारी चीज़ों पर छूट चाहता है। अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप के समय में यही एक बड़ा विवाद था कि ट्रंप साहब को ये लगता था कि भारत बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहा है हमें, और कंपटीशन में हम लोग उससे आगे निकल जाएंगे। तो वहाँ पर इन चीज़ों का बड़ा समस्या हो रहा था। तो अब देखिए, अमेरिका का जो जीएसपी कार्यक्रम है, सबसे खास बात यह है कि उसका कानून समय समय पर समाप्त हो जाता है। एक पर्टिकुलर अवधि के लिए वो लोग कानून बनाते हैं, उसके बाद वो नया कानून बनाएंगे, रिन्यू करेंगे, उसको पूरा रिव्यू करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू होगा।
अब इसमें खास ये है कि अगर आप बार बार कानून बना रहे हैं तो हमेशा क्या है कि किसी एक दल की मेजॉरिटी नहीं हो पा रही है, किसी दोनों हाउसेस में एक दल की मेजॉरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, दोनों पक्ष सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो ये लंबे समय तक अटक जाता है बीच बीच में। तो इसी कारण जो पिछला जीएसपी बिल है वो 2020 में खत्म हो गया था और 2020 से लेकर आज तक अगला बिल पास नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका के सिस्टम में। अब हम चूंकि भारत और अमेरिका की बात कर रहे हैं तो थोड़ा भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों पर भी जान लें। भारत और अमेरिका के व्यापार पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम पाएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 200 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। और हमारे व्यापार संबंध, हम भारत जो है वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की दर्जे में आते हैं। तो हमारे व्यापार संबंध बहुत अच्छे हैं और बहुत लंबे समय से अच्छे चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमें और भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे व्यापार संबंध और प्रगाढ़ हों। तो देखिए, आज की दुनिया में प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड में दो मेजर तरीके हैं व्यापार संबंधों को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। एक है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, मुक्त व्यापार समझौता। जो कि आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भारत बहुत सारे देशों से कर रहा है और बहुत सारे देशों से इस पर टॉक चल रही है। मुक्त व्यापार समझौता व्यापार के आपसी संबंधों को बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका आपका यही है जिसमें आप जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में अपने व्यापार को बढ़ा लीजिए। तो अमेरिका के साथ ये है कि जो बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वो अभी किसी भी देश के साथ, किसी भी नए देश के साथ एफटीए के मूड में नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे साथ खत्म हो गया। अब बचता है जीएसपी का मामला, यानी कि हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मुक्त करा लें और उसी के अनुसार अपना कार्य करें। लेकिन जो है उस पर अभी चर्चा चल रही है और ये फाइनल स्टेज पर बिल आने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन के तौर पर अगर हमें ट्रेड में और ज़्यादा बूस्ट करना है तो जीएसपी ही एक रास्ता बच रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार अभी किसी से भी मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए, किसी भी नए देश से मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए पक्ष में नहीं है। अमेरिका का जो जीएसपी कार्यक्रम है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापार वरीयता कार्यक्रम है और इसका लाभ लगभग 120 देशों को मिलता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो जीएसपी कार्यक्रम की शुरुआत की थी वो शुरुआत 1974 के व्यापार अधिनियम के द्वारा की थी और वहां से लेकर अभी तक ये लगातार जीएसपी को लेकर के अपने रूल्स टाइम पर चेंज करते रहते हैं। भारत के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ जीएसपी नहीं हुआ तो हमारे यहाँ जो निर्यात है 5.6 बिलियन डॉलर का, उसको लगभग हर साल 190 मिलियन डॉलर का नुकसान तय हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जैसे कि रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़ा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट पर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं ड्यू टू जीएसपी। तो अगर हम जीएसपी खो देते हैं तो हमारे इन प्रोडक्ट्स की सेल में बहुत बुरा असर होगा। देखिए, जब भी अचानक से किसी चीज़ की रेट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वास्तव में क्या होता है कि अगर प्रोड्यूसर है तो 4-5% तक के खर्चे को वहन कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए फिर ट्रेड करना वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जीएसपी के अंतर्गत प्रोडक्ट सेल का लाभ लेते रहें। इसी के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंकटाड, जिसके बारे में भी जानिए, जो इन सबको रेगुलेट भी करता है कि व्यापार नियम क्या होंगे। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD, अंकटाड जिसको बोलते हैं हम लोग, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है। 1964 में इसकी स्थापना की गई। ये एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है जो सरकारों के मध्य ट्रेड रूल्स और ट्रेड पॉलिसीज पर निर्णय देता है। इसका उद्देश्य क्या है? ये मुख्य रूप से विकासशील देशों और कम विकसित देशों, जिनको हम अंडर डेवलप्ड या अविकसित देश कह रहे थे, उनकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभप्रद स्थिति में कैसे लाया जाए,
इस संबंध में ये लगातार कार्य करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में ये वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रमोट करता है और साथ ही साथ वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में सुसंगतता रहे, यानी कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहे और साथ साथ विकास का लाभ सभी देशों को मिले, मुख्य तौर पर विकासशील देशों को और अविकसित देशों को। यह अंकटाड का मेन मोटो है और अंकटाड इस तरीके की ट्रेड पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है। ये एक टॉपिक जो जीएसपी था उसमें उसके हर एक पहलू पर हमने आपको डिटेल में बताया कि इसके कौन कौन से पक्ष हैं, क्या कैसे ये लागू होता है, कैसे इसमें एक्सपोर्ट होता है, अलग अलग देशों में इसकी क्या स्थिति है, भारत और अमेरिका के जीएसपी को लेकर के क्या मुद्दे हैं, इसके लाभ और हानियां क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको रेगुलेट कौन करता है। इस लेक्चर से आपको इकोनॉमिक्स के प्री और मेंस दोनों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।